नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है जालिम पत्नी। काफी लंबे समय बाद आज पूनम अपनी माँ लक्ष्मी देवी जी से मिलने आ रही थी। मन ही मन दमा की बीमारी से पीड़ित अपनी बूढ़ी माँ की चिंता उसे सताती रहती थी, पर किसी कारण से पूनम अपने मायके ज्यादा नहीं आती थी, जिसकी वजह थी उसकी भाभी का रूखा व्यवहार। उसकी भाभी उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब स्वयं को रोकना उसके लिए कठिन हो जाता था, तो सब कुछ भूलकर सारी बातों पर पर्दा डाल जाया करती थी। पूनम का मायका गुड़गांव में था और ससुराल चंडीगढ़ में। उसके मायके में उसकी माँ के अतिरिक्त उसका इकलौता भाई और भाभी थे। पूनम अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 14 वर्ष है, और वहीं शादी के 5 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी की कोई संतान नहीं थी। जैसे ही पूनम ने घर में प्रवेश किया, तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी कोमल बाहर निकल कर आई, तो उसे देखते ही आंखें मटकाते हुए मुंह बना लिया। फिर फीकी सी हंसी के साथ नमस्ते राम राम की औपचारिकता पूरी की। तो पूनम बोली, आप सब कैसे हैं? ठीक तो है ना? और भाभी, माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। दीदी, माँ जी तो अपने कमरे में सोई है, कहते हुए कोमल रसोई घर में चली गई। अरे, सूरज सिर पर चढ़ गया है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। बड़ी हैरानी की बात है। अपनी माँ के कमरे में आते ही पूनम बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए पूनम ने एकटक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था और हड्डियां चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थी। ना जाने इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी लक्ष्मी देवी बेटी को देखते ही अपने निर्जीव से चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ बेटी, तू सफर से थक कर आई होगी। कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? लेटे लेटे ही लक्ष्मी देवी कांपते स्वर में बोली। तो पूनम ने अपनी लेटी हुई माँ के माथे पर हाथ रखा, फिर नाड़ी की गति देखी। सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों रही हो? कहते हुए लक्ष्मी देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी पूनम अपनी माँ को देखते हुए चिंतित स्वर में बोली, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात है? बुढ़ापा है बिटिया, और क्या, अब इस उम्र में तो यह सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देखकर लक्ष्मी देवी जैसे ही उठने लगी, तो पूनम उन्हें बाजू से पकड़कर उठने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ लगाया, उसी समय लक्ष्मी देवी के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वह हाय हाय करके कर्राहने लगी। पूनम यह देखकर हैरान रह गई कि हाथ लगाने भर से ही उसकी माँ को दर्द कैसे हो सकता था। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा, तो यह क्या, उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। यह कैसे हुआ माँ? पूनम ने चौंकते हुए कहा। तभी लक्ष्मी जी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाहों से देखा। इससे पहले कि लक्ष्मी देवी कुछ बोलती, दरवाजे से कोमल चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था माँ जी का, इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने लक्ष्मी देवी की बाजू को शॉल से दोबारा ढक दिया और फिर ऐसी दबी हुई नजरों से देखा कि लक्ष्मी देवी की रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर पूनम उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुमकिन न था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई या मलहम नहीं लिया क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। यह बातें अभी चल ही रही थी कि पूनम का भाई रौनक कमरे के अंदर आया। फिर पूनम ने उसे देखते ही पूछा, भाई, माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई रौनक कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी कोमल ने दे दिया और बोली, दीदी, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहें। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी हैं, मायके में नहीं।
हमें अपने घर का खर्चा भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई ना कोई मेहमान भी आया रहता है। आप लोगों का क्या है? सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 4-5 सालों में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग ही जाएगी। भाभी की यह बातें सुनते ही पूनम का मन कड़वाहट से भर गया। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने बराबर लग रहा था उसे। पूनम का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी एक मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ ही रहते थे और जहाँ केवल 2 ही कमरे थे। एक कमरा पूनम और उसके पति का था, तो दूसरे कमरे में सास ससुर रहा करते थे। उसके बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी मजबूरन हॉल में बैठना पड़ता था और चंडीगढ़ जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई खाला जी का घर तो था नहीं। अब ऐसे में वह अपनी माँ को कहाँ रखती? कहीं अपने ससुराल में ही कलह क्लेश ना शुरू हो जाए, यह सोचकर वह चुप कर जाती। वह भी मजबूर थी। पूनम ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे वहां बिताए और जितनी भी देर अपनी माँ के पास बैठी, उसकी भाभी की नजर बराबर उन दोनों पर बनी हुई थी। पूनम ने भी महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। भरी आंखों से जब पूनम अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई, तो उसका भाई बोला, चलिए दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट की। उस समय उसकी भाभी कोमल रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही पूनम दरवाजे तक पहुंची, तभी पीछे से उसकी भाभी कोमल के भुनभुनाने की आवाज कानों में सुनाई पड़ी। मेहमान है तो मेहमान ही बनकर रहिए, ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर पूनम डबडबाती हुई आंखें लिए घर से बाहर निकल आई। गुड़गांव से चंडीगढ़ के सफर में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे। फिर कुछ झिझक कर पूनम बोली, भाई कहो तो एक बात पूछूं? जब माँ को चोट आई थी, तो क्या उस समय तुम घर पर थे? नहीं, नहीं तो? लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई मुझे नहीं लगता कि माँ को वह चोट गिरने से लगी है। लेकिन दीदी, मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वह गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित हैं। पूनम की बात सुनकर रौनक बिगड़ते हुए बोला, दीदी अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको सब कुछ मालूम तो है कि कोमल ने छोटी सी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनवाया था कि हम लोगों को हवालात की सैर भी करवा दी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने पिछले कुछ वर्षों में। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी, अब मैं सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर पूनम ने उसे कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और ननंद के घर से बाहर निकलते ही कोमल अपनी सास के कमरे में आई और लक्ष्मी देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झटका देकर छोड़ दिया। चोट के कारण लक्ष्मी देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी कोमल रोबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? कोमल की कड़कड़ाती आवाज सुनते ही लक्ष्मी देवी की रूह कांप उठी। तभी आंखें बड़ी करती हुई कोमल बोली, एक बात कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। लक्ष्मी देवी डरी सहमी सी आवाज में बोली, हाँ और बताना भी मत, नहीं तो तुम जानती ही हो। कोमल ने चेतावनी दी और फिर बोली, यह क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? तुम्हारी बेटी तो करने से रही, अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। लक्ष्मी देवी भयभीत नजरों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी।
तभी कोमल मुस्कुराते हुए बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, मैं आती हूँ बहू। लक्ष्मी देवी अंदर तक कांप गई और हिम्मत ना होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने में लगी रही। दरअसल रौनक और कोमल का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे, तो केवल एक दूसरे से ही। लक्ष्मी देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि कोमल और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता ना करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी रौनक नहीं माना। उधर कोमल ने भी जिद ठान ली कि वह शादी करेगी तो केवल रौनक से। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और कोमल इस घर में बहू बनकर आ गई। रौनक चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ को भरपूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले, लेकिन कोमल को ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। कुछ समय तक तो वह संस्कारी और आदर्शवादी बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना और फिजूल खर्ची करना उसकी आदत बन गई थी। अक्सर रौनक के काम पर जाने के बाद वह घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौट कर आती थी। और जब भी घर पर रहती तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। लक्ष्मी देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो कोमल उल्टा उन पर ही बरस पड़ी। और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध की अधिकता में रौनक ने अपनी पत्नी के मुंह पर दो चार तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में जैसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुंच गई कि रौनक और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए कोमल ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। कोमल के पिता पुलिस में एक बड़े अधिकारी के पद पर थे। बस फिर क्या था, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटे को ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा। और उसके बाद तो कोमल का उस घर में एक छात्र राज हो गया और लक्ष्मी देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब ना दे पाती थी और ना ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन पूनम को उसके घर छोड़ने के बाद जब शाम तक रौनक घर पहुंचा तो उस समय कोमल घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई है। यह सोचकर रौनक माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। रौनक ने कमरे में यहाँ वहां देखा, फिर एक दो मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल लक्ष्मी देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। वह अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो रौनक को भी पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती हैं। रौनक ने वह डायरी निकाली और खोल कर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफर। अपनी माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर रौनक मुस्कुराने लगा। फिर अपना जिक्र देखकर वह और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे रौनक की शादी का दिन है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर लक्ष्मी जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर रौनक के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गरम चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। हे भगवान, हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। रौनक यह सब पढ़कर स्तब्ध रह गया और अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर खूब रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं। यह सोच सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। वो सोचने लगा,
सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। कोमल के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को संयत किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब रौनक बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का हाल सुना डाला। यह सब सुनकर पूनम की आंखों में खून उतर आया। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया और वह धम से जमीन पर बैठ गई। पूनम के बेटे कार्तिक ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो हैरान रह गया। माँ, आखिर हुआ क्या है? 14 वर्ष के कार्तिक ने कारण जानने के उद्देश्य से पूछा, लेकिन पूनम तो खुद को कुछ कहने की हालत में नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर उसने अपनी माँ यानी कि कार्तिक की नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बताई। यह बात सुनकर कार्तिक भी हैरान था। फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास, लेकिन बेटा, किसी पुख्ता सबूत के बिना कुछ किया नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जाओ। बेटे की बात सुनकर पूनम भी आश्वस्त हुई और उसने अपने भाई को फोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। रौनक को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही पूनम अपने बेटे कार्तिक को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। पूनम को फिर से वहां देखकर कोमल चौंक गई। क्यों दीदी, 4 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आ धमकी? व्यंग्य कसते हुए कोमल ने पूनम को तिरछी निगाहों से देखा तो पूनम बोली, वो क्या है ना भाभी, कार्तिक के पापा 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं और कार्तिक का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, फीकी मुस्कान के साथ कोमल बोली और नजरें फेरते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को रौनक घर लौटा तो अपनी पत्नी कोमल से बोला, कोमल, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्या ना कल हम कहीं बाहर घूमने चले? और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो यहाँ दीदी है। कोमल को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही दोनों घर से निकल गई। पूनम और कार्तिक के पास केवल शाम तक का समय था। कार्तिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकालने लगा और अपने प्लान के मुताबिक सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी पूनम बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी। उसके बाद हमारी जिंदगी में वह तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर कार्तिक बोला, अरे माँ, तुम घबराती क्यों हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर बोला, यह देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इसका डिवाइस मैं ऐसी जगह छिपा दूंगा कि मामी को पता तक नहीं लगेगी और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। इधर कार्तिक ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए तो वही रौनक ने भी अपनी ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज वालों ने भी एक कैमरा लक्ष्मी देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया और पूनम ने वह घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। लक्ष्मी देवी यह सारा नजारा प्रश्नवाचक निगाह से देखती जा रही थी। तभी कार्तिक बोला, नानी, हमने आपके कमरे में कैमरे लगाए हैं। अब मामी जो कुछ भी करेगी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। यह सुनकर जहां लक्ष्मी देवी आश्वस्त हो गई, वहीं पूनम की चिंता और भी बढ़ गई कि अगर यह बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज्यादा दिन इस बात को छिपाकर नहीं रख पाएगी।
और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। रात के समय रौनक अपनी पत्नी कोमल के साथ वापस लौटा। वे दोनों खाना बाहर से ही खाकर आए थे, इसलिए आते ही कोमल अपने कमरे में सोने चली गई। पूनम भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद लक्ष्मी देवी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर रौनक कार्तिक के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ या नहीं? तो कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है। बस आप मोबाइल में फुटेज पर नजर बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगेगी तुरंत पुलिस को फोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह रौनक अपनी बहन को चंडीगढ़ छोड़ने चला गया। उसे वहां से वापस लौटकर आने में करीब 9 बज गए। रौनक घर लौटा तो कोमल बोली, आखिर आप लोगों का यह चल क्या रहा है? हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं। तो रौनक ने कहा, यह उसका मायका है और वह जब चाहे, जितने दिनों के लिए चाहे, अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए रौनक अपने कमरे में चला गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी कोमल भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उनकी सेवा चाकरी में लगे रहोगे? फिर रौनक परेशान होते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा वह सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैंने अलमारी में 1 लाख रुपए रखे थे, वो मुझे मिल नहीं रहे क्या? तुमने उठाए हैं वो रुपए? रौनक ने पूछा। तो कोमल बोली, हाँ वो मुझे कुछ रुपए शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे। मैं तुमसे मांगना भूल गई, इसलिए ले लिए। वह सारे पैसे खर्च हो गए हैं। यह सुनते ही रौनक चौंक गया। क्या 1 लाख रुपए तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वह पैसे डीलर को देने का वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? रौनक भड़क उठा। तो कोमल गुस्से से बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वह थोड़े पैसे नहीं थे कोमल, पूरे 1 लाख रुपए थे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई मामूली सी रकम हो। कहते हुए रौनक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर लक्ष्मी देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में कोमल लक्ष्मी देवी के लिए 2 जली भुनी रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकती हुई बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमाती रहोगी। तभी लक्ष्मी देवी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है। आज मुझसे यह झाड़ू पोछे का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि कोमल, जो पहले ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, लक्ष्मी देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा, अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी और फिर उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटका। फिर बेलन लेकर आई। बेलन को देखते ही लक्ष्मी देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर कोमल का गुस्सा और भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक ही बार में काम खत्म किए देती हूँ, यह रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर लक्ष्मी देवी की गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई लक्ष्मी देवी आखिरकार हार कर वही गलती कर बैठी जिसका अंदेशा पूनम को पहले से ही हो गया था और चीखते हुए कहने लगी, हाँ रोज रोज का झंझट तो अब खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात, हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। लक्ष्मी देवी के इतना कहने पर कोमल की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा तूने? कैमरा? हाँ कैमरा। अब तू बच नहीं सकती, सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई कोमल हड़बड़ाती हुई बोली। तो लक्ष्मी देवी ने सामने रखी अलमारी पर पड़े डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर घबरा गई। फिर बोली, अच्छा तो यह सब कारनामे करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ, पर लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए
उसने जल्दी से अपने पिता को फोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींचकर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर कोमल ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही रौनक के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहां एक कैमरा अब भी है जो कि पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी लक्ष्मी जी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज के फेसबुक पेज पर यह सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें कोमल और उसके इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले कि वे दोनों बाप बेटी लक्ष्मी देवी को कुछ और हानि पहुंचा पाते, लोकल न्यूज रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ रौनक वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि लक्ष्मी देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। जमीन पर कहीं जली हुई रोटियां और सब्जी बिखरी हुई थी, तो कहीं प्लेट पड़ी थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था, तो दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कमरे की हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। कोमल और उसके इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बेटी को बचाने के लिए थोड़ी देर में पूनम भी वहां पहुंच गई। अगले 2 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू की यह वीडियो इतनी वायरल हुई कि देश के सभी न्यूज चैनल ने इस खबर को चलाया। 2 दिन बाद कोमल के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। कोमल और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चलाया गया और इस दौरान लक्ष्मी देवी का भी बयान लिया गया। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज चैनल्स ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नजरें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो कोमल को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने और साथ ही सबूत को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्षों की जेल की सजा सुना दी गई। इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज कार्तिक की सूझबूझ और समझदारी से न केवल लक्ष्मी देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि रौनक को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आजादी मिल गई थी। इतने वर्षों से जो लक्ष्मी देवी जीना ही भूल गई थी और एक कैदी की भांति जिंदगी जीने पर मजबूर थी, आज वह भी खुली हवा में सांस ले रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।